लोग कहते हैं आजकल अंग्रेजी पढ़ने वालों का भविष्य अंधकार में है। अंग्रेजी पढ़ना और बाहर झोंकना एक समान है। अच्छे अच्छे एमए और बीए पास करके मारे मारे फिरते हैं और उन्हें कोई पूछता तक नहीं। मैं उन बातों के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। अंग्रेजी पढ़ लिख कर ही मैं डॉक्टर बना हूँ। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करने वाले आंखें खोलकर तनिक मेरी दशा तो देखें। सोमवार का दिन था। 9:15 के करीब मेरे मित्र बाबू संतोष कुमार बीएससी एक नवयुवक रोगी को साथ लेकर मेरे दवाखाने पर आए। उस रोगी का व्यक्तित्व इस प्रकार का था। उसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष थी। शरीर गठा हुआ था, रंग गेहुआ था। सुंदर चेहरे पर बड़ी बड़ी वे सुंदर आंखें, लंबे वे रूखे केश, बदन पर स्वदेशी किंतु मैले वस्त्र। न जाने क्यों उस युवक को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। संतोष कुमार ने उस युवक का परिचय कराते हुए कहा, ये नदिया जिला के निवासी ललित कृष्ण बोस हैं, किंतु लोग इन्हें ललित के नाम से अधिक जानते हैं। एमए के छात्र थे, परंतु किसी कारण से कॉलेज छोड़ दिया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, आजकल करते क्या हैं? इस बार भी उत्तर संतोष कुमार ने ही दिया। 2 माह पूर्व ये किरण प्रेस में प्रूफ रीडर के पद पर कार्यरत थे, परंतु इस काम में मन न लगने के कारण नौकरी छोड़ दी। परसों से बुखार से पीड़ित हैं, कोई अच्छी दवा दीजिए। मुझे लगा आज से पहले भी मैंने इस युवक को कहीं देखा है, परंतु कहाँ और कब देखा है यह ध्यान में नहीं आ रहा था। चेकअप करने के बाद मैंने ललित से कहा, मालूम होता है आप आवश्यकता से अधिक परिश्रम करते हैं। खैर कोई बात नहीं, 2 दिन में आराम हो जाएगा। ललित बहुत मृदुभाषी था। मैं उसकी बातों से काफ़ी प्रभावित और मुग्ध हो गया। फिर दवा देकर मैंने कहा, हर 3 घंटे के अंदर से दवा ले लेना। दूध और साबूदाने के सिवाय कोई चीज़ खाने में ना लें और कल फिर से आकर चेकअप करा लें। ललित हंसने लगा। जाते समय मैंने उसको कल अवश्य आने की हिदायत दी, परंतु ललित ने शाम को ही आने के लिए कहा। ललित प्रतिदिन सुबह शाम मेरे यहाँ आने लगा। मैं उसके व्यवहार से प्रसन्न था। घंटों तक इधर उधर की बातें होती थी। ललित वास्तव में यथा नाम तथा गुण था। वह मनुष्य नहीं देवता था। धीरे धीरे मेरे घर में भी उसकी पेठ हो गई। फिर एक समय ऐसा आया कि वह मेरे घर ही रहने लगा। मेरा पुत्र उमा शंकर 8वीं कक्षा का छात्र था। ललित ने कहा, मैं इसे बंगला भाषा सिखाऊंगा। बंगला बड़ी मधुर भाषा है। मैं खुद भी यही चाहता था। उमा शंकर ने बंगला पढ़ना शुरू कर दिया। ललित उस दिन से उमा शंकर का शिक्षक हो गया। जब भी किसी त्यौहार पर पूरे बंगाल में बड़ी रौनक होती, किंतु कलकत्ता जैसे बड़े नगर में तो कहना ही क्या। यहाँ त्यौहार पर विशेष चहल पहल होती है, खासकर दुर्गा पूजा के अवसर पर असाधारण धूमधाम और चहल पहल दिखाई देती है। दशहरे के दिन प्राय रास्तों पर भीड़ भाड़ होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी धुन में मस्त दिखाई देता है। जिस समय दुर्गा की झांकी सामने से आती है तो जय महाकाली के जय घोष से आकाश गूंज उठता है, जिसे सुनकर हृदय में एक अनुपम आवेश उत्पन्न होता है। उस दिन दुर्गा पूजा थी। हम सभी लोग शोभा यात्रा देखने गए थे। ललित भी साथ में था। अन्य दिनों की अपेक्षा वह आज कुछ अधिक ही रहस्यमय दिखाई दे रहा था। प्रत्येक स्थान पर वह देवी की मूर्ति को नमन करता। कभी उसके नेत्र लाल हो जाते और कभी उनमें आंसू उमड़ आते। कभी वह हर्ष तरीके से विहल हो उठता और कभी सर्वदा मौन होकर हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगता। मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसकी इन चेष्टाओं को न समझ सका। उससे इस भाव परिवर्तन के विषय में मालूम करने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे पीछे एक 8-9 साल के बच्चों को साथ लिए एक खंबे की आड़ में एक गरीब बुढ़िया खड़ी थी। संभवतः अथाह जन समूह के कारण उसे किसी ओर जाने का साहस नहीं हो रहा था। वह भिखारिन थी। गरीबी के कारण पेट पीठ से लग गया था। उसने अपना दाहिना हाथ भीख के लिए पसार रखा था। बच्चा अनुनय विनय करते हुए कह रहा था, बाबा भूखे की सुध लेना, परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। किंतु संसार में गरीबों की सुध लेता कौन है? गरीब बुढ़िया की ओर किसी ने भी आंख उठाकर नहीं देखा। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में मस्त था। बच्चे ने बुढ़िया से कहा, घंटों बीत गए, परंतु अब तक 2 पैसे मिले हैं। सोचा था आज दुर्गा पूजा है, कुछ अधिक मिल जाएगा। बड़े दुख की बात है कि चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया, परंतु कोई सुनता ही नहीं भीड़ में।
कोई इंसान हो तो सुने, इंसानियत तो जैसे मर ही गई है। जी मैं आता है यहाँ प्राण त्याग दूँ। यह कहकर बच्चा रोने लगा। बुढ़िया की आंखों में आंसू लड़ने लगे। उसने कहा, बेटे, अपना भाग्य ही खोटा है। कल सत्तू खाने के लिए 6 पैसे मिल गए थे, आज उसका भी सहारा दिखाई नहीं देता। लगता है भूखे पेट ही सोना होगा। अवश्य ही ये हमारे बुरे कर्मों का ही फल है। बुढ़िया ने एक ठंडी सांस ली और अपने फटे मेले आंचल से अपनी और बच्चे की आंखें पोंछी। बच्चा फिर उत्सव में अश्रद्धालु से विनती सी करने लगा, बाबा, भूखे की सुध लेना, परमेश्वर तुम्हारा भला करेगा। परंतु इस भरे पूरे समाज में गरीब की सुध कौन लेता। इतनी भीड़ थी, इतना अधिक जनसमूह था, किंतु इस गरीब की विनती पर कोई कान देकर सुनने वाला न था। ललित उस समय उसी बुढ़िया की ओर देख रहा था। उसकी दीन दशा देखकर उसका हृदय व्याकुल हो गया। उसने अपनी एक जेब टटोली, वह खाली थी। उसने दूसरी जेब में हाथ डाला तो कुछ कागजों के बीच में से एक अठन्नी निकल आई। ललित की निराशा प्रसन्नता में बदल गई। उसका चेहरा खिल उठा। वह अठन्नी उसने बुढ़िया के हाथ पर रख दी। जिस प्रकार 10-5 रुपये लगाने वाले को लॉटरी में 10-20 हज़ार रुपये मिल जाने पर प्रसन्नता होती है, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता गरीब बुढ़िया को अठन्नी पाकर हुई। हर्ष के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह टकटकी लगाए ललित की ओर देखने लगी। उसका हृदय ललित को असीम आशीर्वाद दे रहा था। यह दशा देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने अनेक बार उस बुढ़िया को देखा था, उससे मुझे सहानुभूति भी थी, किंतु कभी यह साहस नहीं हुआ कि उसकी सहायता करूं। कभी दिल चाहता कि उसे कुछ देना चाहिए, कभी कहता कि इसमें क्या रखा है, संसार में लाखों गरीब हैं, किस किस की सहायता करोगे। ललित, जिसे कभी कभी भूखे तक रहना पड़ता था, जिसे मैंने 1 पैसे का पान तक चबाते हुए कभी नहीं देखा था, और जो मेरी दृष्टि में बहुत मितव्ययी था, उसका इस प्रकार से यह दान देना देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसी रात सपने में मुझे ललित की बहुत सी विशेषताएं दिखाई दी। मालूम नहीं वे सत्य थी या असत्य, किंतु ज्योतिष के हिसाब से उनको सत्य ही समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि रात मुझे 2:30 बजे नींद आई और यह सपना मैंने रात के अंतिम पहर में देखा था। कहते हैं कि अंतिम पहर में देखे गए अधिकांश सपने सत्य होते हैं। ललित के संसर्ग में आकर उमाशंकर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। कहाँ तो वह बिना मोटर के घर से बाहर नहीं निकलता था, पर अब यह हालत हो गई कि ललित के साथ प्रतिदिन सैर करने के लिए कोसों दूर पैदल निकल जाता। उसका सिनेमा देखने का चस्का जाता रहा। व्यक्तिगत विलास और शान शौकत के प्रदर्शन के व्यसन को भी उसने तिलांजलि दे दी। अंग्रेजी शिक्षा से अब उसे घृणा हो गई। वह बिल्कुल स्वदेशी सा हो गया। रविवार के दिन मेरे यहाँ कुछ मित्रों की गार्डन पार्टी थी। मैं अपने मित्रों के सत्कार में लगा हुआ था। उधर उपेंद्र कुमार, गोपाल, उमाशंकर और ललित के बीच गुपचुप बातें हो रही थी। ये लोग क्या बातें कर रहे थे ये बताना मुश्किल है, क्योंकि एक तो मैं पार्टी के आयोजन एवं स्वागत सत्कार में उलझा हुआ था, दूसरे वे मुझसे दूर थे और बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बीच बीच में जब ये लोग किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ते, तभी मेरा ध्यान उनकी ओर जाता। गोपाल बाबू को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। रिश्ते में वे संतोष कुमार के बहनोई लगते हैं। बहुत प्रेमी स्वभाव के हैं और शौकीन मिजाज अव्वल दर्जे के हैं। आज जब उन्हें देखा तो उनकी कलाई रिस्टवाच से खाली थी। रेशम की कमीज में से सोने के बटन गायब थे। बाल भी फैशन के ना थे। मैंने संतोष से धीरे से कहा, क्या बात है, आज तो भाई साहब किसी और ही रंग में हैं। वह पहले सी चटक मटक नहीं दिखाई दे रही है। आखिर चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। संतोष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आजकल इन पर स्वदेशी का रंग चढ़ गया है। कई महीने से यह इसी रंग में रंगे हुए हैं। क्या इस वेश में आपने उन्हें आज ही देखा है? हाँ, और इसीलिए मुझे आश्चर्य भी हुआ देखकर। संतोष ने किसी सीमा तक उपेक्षा के भाव से कहा, हमें क्या मतलब, जिसके जी में जो आए सो करे। बार बार समझाने पर भी यदि कोई न सुने तो क्या किया जाए। अधिक कहने सुनने में अपनी ही प्रतिष्ठा कम होती है। जैसी कहनी वैसी भरनी प्रसिद्ध है। जब कारागार में चक्की पीसनी पड़ेगी तो सब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक कहते हो, मैंने कहा। जमाने की हवा आजकल कुछ बदल रही है। ललित को भी स्वदेशी की सनक है।
हालांकि मैं स्वदेशी का विरोधी हूँ और देशभक्त मुझे एक आंख नहीं बाते, तब भी मैं ललित की स्पष्टवादिता और सात्विकता पर मुग्ध हूँ। उसकी रुचि बहुत भाती है मुझे। संतोष बोला, वह कितना ही स्पष्टवादी क्यों न हो, परंतु आपकी भांति उसकी धाक नहीं जम सकती। आप जब पाश्चात्य वस्त्र पहनकर बाहर निकलते होंगे तो अशिक्षित मनुष्य भय से काँप उठते होंगे और वह व्यक्ति आपसे नमस्कार करके संवेग को गौरवान्वित महसूस करते होंगे। मुझे हंसी आ गई। संतोष भी हंसने लगा। उस दिन मैं रात को अचेत हुआ, सपना देख रहा था कि किसी ने मुझे झंझोड़ा। मैं हड़बड़ाकर उठा और उठाने वाले को देखा। वह मेरा नौकर रामलाल था, जो हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, शरीर थरथर काँप रहा था। मैंने घबराकर पूछा, क्या बात है रामलाल, तुम काँप क्यों रहे हो? रामलाल ने काँपते स्वर में बताया, बाबू, पुलिस ने सारा मकान घेर रखा है। मैं कोई चोर या बदमाश तो था नहीं जो पुलिस का नाम सुनकर घबरा जाता या वहाँ से भागने का प्रयास करता। दो एक बेईमानियाँ छिपे तौर पर अवश्य की थी, वही आंखों के सामने नृत्य करने लगी। पूर्ण विश्वास हो गया कि पुलिस मुझे ही गिरफ्तार करने आई है। पुलिस का एकाएक धावा सुनकर मेरी चेतना जाती रही। मैं साहस करके नीचे आया। रामलाल बोला, आज्ञा हो तो 2-4 हाथ दिखाकर पुलिस वालों को धरती पर लिटा दूं। मैंने कहा, खबरदार, बोलकर भी ऐसा मत करना, पुलिस से बिगाड़ना अच्छा नहीं होता। द्वार खोला गया तो 2-3 सार्जेंटों के साथ एक श्वेत वस्त्रधारी बंगाली और 8-10 सिपाही कमरे में आ गए। बंगाली बाबू ने जेब से एक बादामी कागज़ निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, यह गिरफ्तारी का वारंट है। आपका घर विद्रोहियों की गुप्त मंत्रा का स्थान है। हमें विद्रोहियों को गिरफ्तार करना है। मुझ पर बिजली सी टूट पड़ी। मुझे लगा संभवतः मैं ही विद्रोही हूँ और मेरी गिरफ्तारी का ही यह वारंट है। मुझे पुलिस गिरफ्तार करने आई है। ओह, अब कुशल नहीं। यदि फांसी से बच गया तो काला पानी अवश्य भेजा जाऊंगा। अपने लिए यह सजाए मैं खुद सोच रहा था। मैंने कपकपाते हुए कहा, विद्रोही, और वह भी मेरे मकान में? आप क्या कह रहे हैं? मैं सरकार का शुभचिंतक हूँ। इसी वर्ष मुझे राय साहब की उपाधि मिली है। आपको भ्रम हुआ है। बंगाली बाबू ने तरीक रुष्टता की मुद्रा में कहा, पुलिस को भ्रम नहीं हो सकता, भ्रम प्राय डॉक्टरों को हुआ करता है। मैंने पूछा, विद्रोही का नाम क्या है? शरद कुमार, बंगाली है। हाँ, कहाँ का रहने वाला है? श्री रामपुर का। मेरे सिर से जैसे विपत्ति सी टल गई। नाम सुनते ही होठों पर हंसी खेलने लगी। मैंने कहा, महाशय, इस नाम का कोई व्यक्ति मेरे घर में नहीं है। कोई और बंगाली आपके मकान में है? हाँ, सीधा साधा एक युवक है जो मेरे बेटे को बंगला पढ़ाता है। उस श्वेत वस्त्रधारी बंगाली ने कहा, हाँ, उसकी ही खोज है। उसका असली नाम शरद कुमार है। पुलिस महीनों से उसके पीछे परेशान है, हाथ ही नहीं आता था। मैंने आश्चर्य से कहा, वह तो जिला नदिया का रहने वाला है और आप कहते हैं कि अपराधी श्री रामपुर का निवासी है। यह सब उसकी चालें हैं। वह श्री रामपुर का निवासी है। उसके पिता का नाम हृदयनाथ है, जो एक प्रसिद्ध जमींदार हैं। मैंने फिर पूछा, उसका अपराध क्या है? उत्तर इंस्पेक्टर ने दिया, विद्रोह। एक गुप्त संस्था से उसका संबंध है। बम बनाना, चोरी, डकैती, कत्ल, लूटमार, यह उसकी देश सेवा है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, आप महानुभाव एक 17-18 वर्ष के बंगाली युवक को विद्रोही बता रहे हैं? यह भला कोई मानने की बात है? एक साधारण युवक की गिरफ्तारी के लिए इतने व्यक्ति? 4 सिपाही दरवाजे पर तैनात किए गए और घर की सघन तलाशी शुरू हो गई। सुई ढूंढने के समान बारीकी से तलाशी हुई, किंतु ललित का कहीं अता पता नहीं चला। अलबत्ता उसके कमरे से एक पत्र मिला, जिसे पढ़कर सब आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लिखा था, इंस्पेक्टर साहब नमस्ते, मैं फिर भाग रहा हूँ। आपके पुलिस वाले समझ गए होंगे कि मैं कितना भयानक व्यक्ति हूँ। जरा बच के रहिएगा। भारत माता का तुच्छ सेवक, शरद। बंगाली बाबू ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, बना बनाया खेल बिगाड़ दिया कमबख्त। फिर से चकमा दे गया। महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। पुलिस निराश होकर चली गई। हम सब भी उमा शंकर के साथ ललित के लिए आंसू बहाने लगे।
ललित से हम सबको बहुत अधिक प्रेम हो गया था। उसका यह काम देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं वही डॉक्टर हूँ, मेरी डॉक्टरी बहुत चमक गई है। उमा शंकर मैट्रिक पास कर चुका है। उसकी दशा दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती जा रही है। ये वही उमा शंकर है जो अपने हाथ से गिलास में पानी भी नहीं डालता था। आज वही गरीबों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहता है। ललित के पश्चात संवेद सेवक का जीता जागता चित्र उमा शंकर ही मुझे दिखाई दिया। एक दिन बैठे बैठे ललित का ध्यान आ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी स्मृति से पुराना प्रेम ताज़ा हो गया। तभी उमा शंकर ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक अंग्रेजी का अखबार था। उसका चेहरा उदास था, आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने भर्राई आवाज़ में कहा, ललित को आजीवन देश निकाले का दंड दिया गया है। वह अपराधी नहीं था, वह देश का सच्चा सेवक, स्वतंत्रता का पुजारी और सबसे प्रेम करने वाला देशभक्त इंसान था। ललित का उद्देश्य कत्ल या लूटमार करना रहा हो या विद्रोह, उसके विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता। मैं उसके स्पष्टवादी स्वभाव और सादगी का कायल हूँ। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास था। उमा शंकर के शब्द सुनकर मेरा हृदय दहल गया। जबकि अपने विचार व्यक्त करके उमा शंकर रोने लगा था। मैं भी अधिक सहन न कर सका। मैंने अपने आंसू पोंछे। इसके पश्चात मैंने कहा, उमा शंकर, ललित को देखने के लिए हृदय व्याकुल है। वह कब तक वापस आएगा? मगर उमा शंकर ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह सिसक सिसक कर रोने लगा। उसकी यह दशा देखकर मुझसे भी सहन न हो सका। हृदय द्रवित हो उठा। मन में चिंता और क्रोध के भाव उत्पन्न हो गए।